एक जनाब आए हमारे पास कि यार मैं अपनी वाइफ को काफ़ी दिन से ट्रैक कर रहा हूँ, मैं जीपीएस लगाया है, गाड़ी उसकी मॉल के अंदर जाके खड़ी होती है, हफ्ते में 2-3 बार जाती है, लेकिन यार मैंने और कोई मूवमेंट नहीं देखी। और उस मॉल के अंदर कोई ऐसा रूम होटल भी नहीं है जहाँ पे वो इस तरह की कोई एक्टिविटी कर पाए, लेकिन वो है कुछ गड़बड़। हमने उससे पूरी डिटेल्स ली, किस किस मॉल में कब कब गई है, टीम को बताया, टीम अगली बार उनके पीछे पीछे गई, उसने गाड़ी नीचे खड़ी की। अब वो लेडी लिफ्ट में जाती है, ऊपर जाके किस देख लिया फ्लोर पे जा रही, सेकंड पे जा रही, थर्ड पे जा रही, उसके बाद वो गायब। 3 बार वो हमसे मिस हुई। मॉल के अंदर गाड़ी लगाती है, 5-6 घंटे में कौन सी मिस्टर इंडिया मिस इंडिया है कि यार गायब हो जाती है। ये हाउ कैन बी पॉसिबल। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। जैसा कि आपको पता है कि हमारे एपिसोड में आपको मज़ा भी आता है और मज़े के साथ साथ अवेयरनेस भी हम लोग स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं। उसी तरह आज एक मज़ेदार एपिसोड होने वाला है। आज के एपिसोड में आपको एंटरटेनिंग स्टोरी तो मिलेगी ही जानने को, साथ ही साथ आपको अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा मिलेगी। आज हमारे साथ मौजूद है इंडिया के वन ऑफ द टॉप प्राइवेट डिटेक्टिव संजीव देसवाल सर। इनके साथ ही हमारा सेकंड एपिसोड है। इनके फर्स्ट एपिसोड को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। सर के बारे में मैं थोड़ा बता दूं, सर को 35 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। ये 35 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं बीइंग अ प्राइवेट डिटेक्टिव। इन्होंने इंडिया को इंटरनेशनल स्टेजेस पे भी रिप्रेजेंट करा है और बड़े बड़े केसेस जैसे सुशांत सिंह राजपूत का केस हो गया, आरुषि तलवार का केस हो गया, रिसेंट जितने भी केसेस हुए, नीट पेपर लीक हो गया, इनको रेगुलरली मीडिया इंटरव्यूज़ पे बुलाया जाता है, इनका ओपिनियन जानने की कोशिश की जाती है और इन्वेस्टिगेशंस जो इन्होंने की है रियल लाइफ में उनका तो कोई काउंट ही नहीं है। अब इतने 35 सालों में इतने सारे केसेस सर ने जो है वो सॉल्व करे हैं। उनके बारे में अगर हम पॉडकास्ट बनाने लगे तो हमारे ख्याल से 35 साल तो हमें ही हो जाएंगे पॉडकास्ट करते। ये बात तो है। बट सर स्वागत है। और एक और बहुत स्पेशल बात है, आज सर का हैप्पी बर्थडे भी है। तो जल्दी से कमेंट में हैप्पी बर्थडे लिख दो। रिलीज तो जब ये होगा भाई सीधी सी बात है, शो मस्ट गो ऑन होना चाहिए यार। बर्थडे तो आता ही रहता है हर साल। हाँ, तो रिलीज जब भी होगा तो आपको पता चल जाएगा। सर आपका रिप्लाई कर देंगे विशेष का, पर हमारा काम है विश करना आज। तो सर हैप्पी बर्थडे टू यू। बर्थडे सर, बर्थडे स्पेशल एपिसोड हो रहा है। हम बहुत खुश हैं, आपने हमें अपने बर्थडे के दिन टाइम दिया। मुझे बेहद खुशी है कि मैं अपने बर्थडे पे इतने बढ़िया प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना एक बढ़िया पॉडकास्ट देने की कोशिश करूंगा। क्या बात है सर। तो सर आज क्या केसेस आप हमारे लिए लेकर आए हो, आज क्या डिस्कस करने वाले हैं हम, कुछ बताओ। हाँ, कोशिश ये है कि हम पॉडकास्ट के द्वारा वो केस बताने की कोशिश करें अपने दर्शकों को, जिससे उनको अवेयरनेस भी मिले, पता भी चले कि कहाँ तक हमारा समाज गिर गया है और कहाँ तक समाज पहुँच गया है। बिल्कुल, क्योंकि एक प्राइवेट डिटेक्टिव है जो समाज को बड़ी गहराई से देख पाते हैं। करेक्ट। तो सर आपके हिसाब से बहुत चेंज हो गया है अब, या पहले या कम चेंज हुआ है, क्या सीन चल रहा या है? इंटरनेट की वजह से अब पता चल रही हैं बातें, हो शुरू से ही रहा है, क्या लगता है आपको? देखो, हो तो शुरू से रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा सा अब ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि लोगों के पास एक्सपोजर है। पहले लोग जितनी भी मूवमेंट होती थी घर घर से दोस्त, अब घर से पब भी है, मॉल भी हैं, जगह जगह घूमने की जगहें भी हैं, मोबाइल्स भी हैं, इंटरनेट भी है। तो आप जब आपकी मूवमेंट्स बढ़ जाती हैं, एक्सपोजर्स बढ़ जाते हैं, तो ख्वाहिशें भी बढ़ जाती हैं, इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं। और वहाँ पे कहीं ना कहीं ख्वाहिशों में जिसके साथ आप जी रहे होते हो, लगता है कि उसके साथ जीते तो शायद ज़्यादा आनंद आता। तो यार ये सब चीज़ें लाइफ में चलती हैं। पर ज्यादा कौन डगमगा रहा है, मर्द या औरतें? देखो, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि कौन सा जेंडर है। सभी, जिसको मौका मिल रहा है, जो ये तो आपकी मॉरल वैल्यूज़ हैं, आपके संस्कार हैं, आपको कब मौका मिलता है, किस सर्कमस्टेंसेस में आप लाइफ को जीते हो। तो इसलिए ये कहना कि मेल ज़्यादा या फीमेल, ये थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। दोनों ही एक से ही हैं। तो सर रिसेंट कोई केस डिस्कस करते हैं, अभी आप किस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, या कौन सा ऐसा शॉकिंग केस आया जिसको आपको लगा भाई ये थोड़ा ज़्यादा हो गया यार मेरे? असल में होता क्या है कि हमारे पास जितने भी केसेस आते हैं वो सारे के सारे केसेस शॉकिंग ही होते हैं। अच्छा। और इन्वेस्टिगेशन में हम कई बार बहुत ज़्यादा शॉक तब हो जाते हैं जब हमारी उम्मीदों से चीज़ें ज़्यादा निकल जाती हैं। क्योंकि ठीक है, कोई इंसान आया, जी मेरी वाइफ गलत है या मेरे हस्बैंड गलत हैं, तो ठीक है भाई, ज़्यादा ज़्यादा क्या निकलेगा, किसी का इन्वॉल्वमेंट निकल जाएगी, चलो जी इन्वॉल्वमेंट ढूंढ लेते हैं, कुछ वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, कोई एविडेंस मिल जाएगी, क्लाइंट को फ़ायदा हो जाएगा, जो कोर्ट में टाइम लगने वाला है वो म्यूचुअल कंसेंट पे चले जाएगा। तो ये हमारी सोच होती है। और वैसे भी मैट्रिमोनियल केस के अंदर एक चीज़ समझनी होगी सबको इस दुनिया के अंदर, कि मैट्रिमोनियल केस के अंदर अगर अडल्ट्री है तो क्यों है,
वजह क्या है उसकी वजह में जाना होगा। अडल्ट्री ख़त्म तो नहीं होगी लेकिन कम तो ज़रूर हो सकती है। जो दूसरे रिलेशंस हैं वो ख़त्म तो नहीं होंगे जब तक इस दुनिया के अंदर मेल फीमेल हैं, एक हीरो एक हीरोइन, ये पूरी दुनिया इसी के चारों तरफ घूमेगी, तो ख़त्म तो कभी होंगे नहीं। अपनी अपनी पिक्चर के तो हैं ही आजकल लोग हीरो हीरोइन। एग्जैक्टली। अब होता क्या है कि एक लेडी हमारे को अप्रोच करती हैं और वो कहते हैं कि संजीव जी, मेरी जिससे शादी होने वाली है वो फील नहीं आ रहा यार, शादी होने वाली है, रोज़ आदमी कॉल करता है, क्या कर रही हो, कहाँ हो, लंच किया नहीं किया, इवनिंग टी ली नहीं ली, कल मिलें परसों मिलें, इस तरीके की बातें चलती रहती हैं। अच्छा, रिश्ता पक्का हो गया था? रोका हो गया था। अच्छा, रोका हो गया था। अब लेडी कहती है कि देशवा जी, बस मुझे ये जानना है कि आखिर वो इंसान अगर मेरे से शादी करना चाहता है, भाई एक दूसरे को पसंद किया है और शादी करना चाहता है, तो कम से कम वो एक दिखा क्यों नहीं रहा, कुछ फीलिंग्स नहीं दिखा रहा। हाँ, कुछ लगना चाहिए। स्पार्क मिसिंग है। हाँ, स्पार्क मिसिंग है यहाँ पे, बिल्कुल सही वर्ड यूज किया कि यहाँ स्पार्क नहीं आ रहा। ये जो शादी के बाद स्पार्क आता है, तो मैं कहा ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ है? कहती मैं जब भी कॉल करती हूँ वो कहीं ना कहीं बिजी है कॉल के अंदर, मतलब अपने बिजनेस के अंदर, और शाम को जब मैं उनको व्हाट्सएप पे चैट करना चाहती हूँ तो वो कहते हैं कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, और उस वक्त वो ऑनलाइन रात के 12-12 1-1 बजे तक है। ये बड़ी हैरानगी की बात है कि कोई भी इंसान पूरा दिन भी ऑफिस में काम कर रहा है, रात के 12-1 बजे भी ऑनलाइन दिख रहा है, लेकिन उसको मेरे से टाइम नहीं है बात करने का, जबकि हम लोग तो शादी करने वाले हैं। तो ये सिचुएशन अगर अभी ऐसी है तो हो सकता है आने वाले टाइम में तो और वर्स्ट हो जाए। तब तो हम एक कमरे के अंदर होंगे, एक कमरे के अंदर अगर वो इस तरीके की नेचर के साथ जिएंगे तो फिर लाइफ कैसे चलेगी? तो देशवासी, बस मुझे ये पता करना है कि सब ठीक ठाक है या नहीं। अगर कोई बिज़नेस में बिज़ी, तो हो सकता है कि शादी के बाद मैं उसे समझाऊँ तो थोड़ा सा बिज़नेस से टाइम निकाल के हमें अपना वो करें। हाँ, मैं ठीक है, इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, देखते हैं। हमने उस सब्जेक्ट के सारे जितने भी डिजिटल प्रिंट्स थे उनको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, पैटर्न पकड़ना शुरू किया कि घर से कब निकलते हैं, घर कब पहुंचते हैं। क्या टाइमिंग्स थी? वही ऑफिस में जो टाइमिंग्स होती हैं, आप कहते हैं 7:30-8 बजे घर से निकल गए, 9:30 बजे तक ऑफिस पहुंच गए और शाम को अपना वही 6-7 बजे निकले। लेकिन यहाँ पे पैटर्न अभी इन्वेस्टिगेशन में चेंज था। लेट नाइट वो पब में भी जा रहे हैं। पब में एक उनके साथ एक ही फीमेल है, वो उनके ऑफिस की कुलीग है, क्योंकि ऑफिस से ही जा रहे हैं। मैंने कहा यार ठीक है, ऑफिस के स्टाफ हैं, कोई ऐसी मूवमेंट भी नज़र नहीं आ रही है। लेडी बोली कि मेरे को सिर्फ 2 महीने हैं शादी करनी है, मेरे को जितनी जल्दी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और अगर कोई एविडेंस है तो वो मिल जाए, सॉलिड एविडेंस, कॉन्क्रीट एविडेंस। एविडेंस के मामले में भी आपको एक बात बता दूं कि एविडेंस हम उसे कहते हैं, मान लीजिए गिलास के अंदर पानी है और गिलास है ट्रांसपेरेंट, तो 10 आदमियों से पूछोगे कि इसके अंदर क्या है तो सभी कहेंगे पानी है। दैट इज़ द एविडेंस, सॉलिड एविडेंस, कॉन्क्रीट एविडेंस कि भाई हर आदमी की आंखों से दिख रहा है कि यार ये पानी है तो ये पानी है। तो ऐसी कोई वीडियो, ऐसी कोई फुटेज, और अगर उसी गिलास में जूस डाल दिया जाए तो कोई कहेगा यार जूस है, कोई कहेगा अल्कोहल है, कोई कहेगा कुछ और है, कोई कुछ, तो फिर वो एविडेंस नहीं है। एविडेंस वो जो सबके लिए सेम है, सबके लिए सेम, 4 आदमी के लिए सेम। तो जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ नज़र आई। कई बार वो दोपहर को ऑफिस से निकले, अब ऑब्जर्वेशन में लड़के के ऊपर तो नज़र रखी जा रही है, सर्विलेंस भी रखी जा रही है। जब उसकी गाड़ी निकली, उसी की गाड़ी के पीछे उस लेडी की गाड़ी भी निकली। कौन सी लेडी? जो लेडी उनके साथ पब में भी कई बार गई है, कई बार कैफेटेरिया में भी देखी गई है, और दोनों गाड़ियां जाके खड़ी होती हैं कहाँ पे? मॉल के बेसमेंट में। ठीक है। उसके बाद लेडी शिफ्ट होती है, मेल की कहते हैं गाड़ी में, और मेल की गाड़ी बाहर निकलती है और वो जाती है फार्म हाउस पे दिल्ली के। अब ये जो मूवमेंट थी, साफ सस्पिशियस मूवमेंट, और ये ऐसी मूवमेंट थी जो साफ पता लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन आप इसको कोई सॉलिड एविडेंस नहीं कह सकते थे कि भाई ठीक है दोनों कुलीग हैं, वहाँ गए होंगे एम्बियंस मॉल में, उसके बाद कोई काम ध्यान आ गया होगा तो एक साथ चले गए। अब फार्म हाउस के अंदर क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हु नोज़। फार्म हाउस में तो आप एंट्री नहीं कर पाओगे। जब ये 3-4 बार मूवमेंट्स पकड़ ली गई
तो होता क्या है कि हम अपनी इन्वेस्टिगेशन में कभी भी क्लाइंट को इमीडिएटली ये बताने की कोशिश नहीं करती कि हमें क्या क्या मिल गया है, क्योंकि अगर हम ऐसा बताएंगे तो कई बार क्लाइंट अपसेट भी हो सकता है उससे और आगे वो से उससे आगे बात भी कर सकता है, हमारी इन्वेस्टिगेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो हमारी कोशिश होती है पूरी इन्वेस्टिगेशन ओवर हो जाए, उसके बाद रिजल्ट दिया जाए। हाँ, पानी को पानी कहें लोग तभी बताएं। यस, तब तक जब तक पानी को पानी कहने लायक सिचुएशन नहीं आई है तब तक ठीक नहीं होगा। तो हमने देखा कि वो फार्म हाउस पे जा रहे हैं और 3-4 मूवमेंट्स हमने उनकी 2-1 हफ्ते में पकड़ ली। अब टीम को हमने कहा कि यार ये तो हमें एविडेंस अंदर कैसे मिले, अंदर तो बहुत मुश्किल है, चलिए कोशिश करते हैं। वहाँ पे हमने गार्ड को ट्रैप करना शुरू किया। गार्ड से पता किया, गार्ड ने बोला जी बाबूजी का फार्म हाउस है। तो मैं कहा बाबूजी तो बड़े रंगीले हैं यार, कहते घूमते फिरते रहते हैं, हम तो खरीदने की बात कर रहे हैं इनके फार्म हाउस की, तो हमारा कहते गार्ड रहेगा अब तो। और ये कहते शादीशुदा हैं, कहते नहीं शादीशुदा नहीं, एक ही लेडी है उसी के साथ आते हैं, शायद वही इनकी बहुत क्लोज है, हो सकता है इसी से शादी कर रहे हो। अब गार्ड को कुछ नहीं पता कि कौन है, कहाँ से आती है, बस उनको लगा कि एक ही लेडी के साथ आते हैं तो शायद इससे शादी करने वाले होंगे। जब गार्ड ने बोल दिया कि एक ही लेडी के साथ आते हैं और शायद इससे शादी करने वाले हों, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग हमारे पास पॉइंट आ गया था कि कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। अब इसको एविडेंस में कैसे बनाया जाए। उधर से लेडी का प्रेशर बन रहा है कि भाई टाइम निकल गया है, 1 महीना रह गया है, अगर इमीडिएटली मुझे आंसर नहीं मिला तो मेरी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। रवैया अभी भी हमारे कहते हैं सब्जेक्ट का वही है कि फ़ोन उठाया नहीं उठाया। 1 महीने में सर कितनी बार मिल लिए थे वो कि आप मतलब सॉलिड फार्म हाउस में 3-4 बार तो चले गए थे वो। अच्छा, फार्म हाउस में 3-4 बार चले गए थे। वही दोनों जाते थे, कोई ऐसा भी था कि जैसे कभी कभार दोस्त लोग भी या और ज़्यादा भीड़? कभी नहीं हुआ? ना कभी नहीं। और वो सीनियर था, कहते हैं सॉरी लड़का जूनियर था, मैडम सीनियर थी उसकी। अच्छा। और ये मूवमेंट जो 3-4 बार हुई थी ये बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस मूवमेंट थी, क्योंकि दोपहर को आप गाड़ी एमएस मॉल के बेसमेंट में लगा रहे हो और फिर जा रहे हो फार्म हाउस में। तो आपने अगर बातें करनी ऑफिस में भी कर सकते थे, गाड़ी में भी कर सकते थे, मॉल के अंदर भी किसी कहते रेस्टोरेंट में बैठ सकते थे। आप फार्म हाउस में जा रहे हो तो इसका मतलब कोई वजह है, कहीं फिजिकल है कुछ ना कुछ, इसलिए आदमी ऐसा कर रहा है। अब हमने मोड्स ऑपरेंडी चेंज की। मैंने कहा कि इसके डिजिटल फुटप्रिंट्स देखो, ये आज तक इंडिया से बाहर कहाँ कहाँ घूमे हैं या दिल्ली से बाहर कहाँ कहाँ घूमे हैं। वहाँ हमें कुछ होटल्स स्पॉट हुए। अभी ये इन्वेस्टिगेशन चल ही रही थी कि हमारे क्लाइंट ने कहा कि सर वो जो मेरे मंगेतर हैं वो हिमाचल जाने वाले हैं। मैं हिमाचल जाने वाले हैं, क्यों जाने वाले हैं? कह रहे हैं जी वो कह रहे हैं कंपनी से कहते हैं कोई काम है उनका और वहाँ पे वो 3 दिन रहेंगे। मैं होटल मालूम है? कह रहे हाँ होटल मालूम है। मैं ठीक, आप होटल बता दीजिए, डेट भी बता दी। हमने इमीडिएटली हिमाचल टीम उस होटल में चेक इन करवा दिया। फ़ोटो हमारे पास थी, गाड़ी का नंबर हमारे पास था। जब चेक इन कहते हैं किया सब्जेक्ट ने, रूम पता करना है, तो रूम पता करने के लिए एक बहुत आसान तरीका है, आपके व्यूअर्स को भी बड़ा अच्छा लगेगा। किसी भी 5 स्टार होटल के अंदर जो गेस्ट लिस्ट होती है वो 3 जगह होती है। रिसेप्शन पे तो है ही है, जो आपका सुबह रेस्टोरेंट होता है जहाँ पे लोग बुफे खाते हैं, वहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट होती है, रूम नंबर और बंदे का नाम, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, स्विमिंग पूल, हेल्थ क्लब, बार, सब जगह लिस्ट होती है गेस्ट की। आप यहाँ पे किसी को भी ट्रैप करके वो लिस्ट पता कर सकते हो, निकाल सकते हो, पता कर सकते हो किस रूम में कौन ठहरा हुआ है। अच्छा। बिना किसी टेंशन से। अब सर इस पॉडकास्ट के बाद तो सब होटल में कोई बार में बैठा मिलेगा, कोई पूल में तर रहा है, जिम में जाने से पहले। हाँ, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में ये स्किल्स हैं, तो मैं चाहता हूं कि कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम है तो इस तरीके से स्किल यूज करके विदाउट डिटेक्टिव के पता कर सकते। जरूरी है सर। जो फंसने वाला है वो भी सावधान हो जाएगा कि गलत नाम से जो चेक इन फंसने वाला कोई और गलती करेगा, वो हर गलती नहीं बताई जाएगी ना। सही बात। क्योंकि फंसने वाला तो करने वाला तो करेगा ही ना। इस बार वो स्मार्ट बनेगा, अगली बार कोई और गलती करेगा। लेकिन 5 स्टार होटल में कोई भी स्मार्टनेस नहीं दिखा सकता, उसको अपना आधार कार्ड देना ही देना है, अपना नाम सच बताना ही बताना है, क्रेडिट कार्ड वहाँ पे स्क्रैच करवाना ही है, तो वहाँ पे वो जालसाजी नहीं कर सकता। एनीवे, तो जब हमें पता चल गया उसका रूम नंबर कौन सा है, उस लिस्ट को जब हमने चेक किया तो वो लेडी भी उस लिस्ट में थी, उसने रूम दूसरा ले रखा था। अच्छा। अब हमें यहाँ पे
हैरानगी हो गई। मैंने कहा यार ये लेडी भी, फिर मैं सोचा ये तो ऑफिशियल है इसलिए आए होंगे। फिर मैं सोचा कि एक बार इस फोटो, लेडी की फ़ोटो और जो हमने फार्म हाउस में रिकॉर्डिंग्स की थी, एक बार क्लाइंट को भेजते हैं, क्या पता क्लाइंट ने कभी सुना हो, देखा हो इसको, हमारे लेडी क्लाइंट ने। तो हमने लेडी को बोला कि हम आपको एक कहते हैं वीडियो भेज रहे हैं फार्म हाउस की, उसमें आपके होने वाले हस्बैंड किसी लेडी के साथ मूव कर रहे हैं। एक दो बार हमने इसे बाहर में भी स्पॉट किया, तो आपने इस लेडी को कभी कहीं देखा हो? कहती भेजिए। भेजा, वहाँ से उस लेडी की कॉल आई और रोते हुए। तो मैंने कहा क्या हो गया, व्हाट्स द प्रॉब्लम? मुझे लगा उसकी कोई फ्रेंड ना हो। कहती श्योर हो संजीव जी कि ये लेडी इनके साथ घूमती है और यही फार्म हाउस पे जाती है? मैं व्हाट डू मीन श्योर, हमारे पास तो वीडियो रिकॉर्ड्स हैं। और सबसे बड़ी बात, उसी होटल के अंदर ही लेडी आज अब ठहरी हुई है और दोनों ने एक ही दिन चेक इन किया है और ये चेकआउट भी एक ही दिन करने वाले हैं, क्योंकि होटल में डेज आ जाता है कि उसमें लिस्ट के अंदर कि कितने डेज है। वो शॉक्ड। तो मैंने कहा हुआ क्या, वजह क्या, आपकी फ्रेंड तो बताओ, क्लियर करो। कहती समझ नहीं पा रही हूँ संजीव जी, आपको मैं कैसे समझाऊं कि कौन है। मैं अरे बताना तो पड़ेगा ना। कहती मेरी सगी भाभी हैं। और मतलब उस लड़के की भाभी रियल? अरे बाप रे। उसकी कहते हैं जो लड़की जिसकी शादी होने वाली है उसकी भाभी हैं। अच्छा, मतलब लड़की के भाई की वाइफ, उसकी वाइफ। अब वो मैं बोला कि व्हाट डू मीन, भाभी हैं, ये कहाँ से स्टोरी में आ गई? तो कहती संजीव जी इसी ने तो कहते हैं रिश्ता कराया है, भाभी जी ने तो रिश्ता करवाया है, भाभी ने तो लड़का बताया था, उसके बाद रिश्ता हुआ है। तो मैं कहा फिर आपके भैया कहाँ हैं? कहती जी वो तो यूएसए में है पहले 2 साल से। तो मैं कहा ये क्यों जा रही है वहाँ पे? तो कहती हैं कि मेरे को अपने मदर इन लॉ को और कहते हैं फादर इन लॉ की केयर करनी है, इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ। मेरी जॉब बहुत अच्छी है, मैं जॉब छोड़ दूँगी, स्विच करूँगी तो वहाँ अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। तो भैया इस बात से बहुत परेशान तो होते हैं, लेकिन सोचते हैं कि इतनी अच्छी वाइफ मिली हुई कि चलो भाई मेरे मदर फादर के पीछे केयरिंग करेगी, मेरी बहन की जब शादी हो जाएगी तो मेरे मदर फादर केयरिंग भी होती रहेगी, इसलिए ज़्यादा प्रेशर बनाते नहीं हैं और साल में 1-2 बार आ जाते हैं। बच्चे भी नहीं हुए इनके, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीटिंग्स नहीं आपस में। अब यहाँ पे पिक्चर काफ़ी क्लियर होने लगी कि इसका मतलब इस लेडी ने इस रिश्ते को इसलिए कराया कि ये रिश्ता ज़िंदगी भर चले। शिट। और किसी को शक भी ना हो, क्योंकि एक बार जब रिश्ता हो जाता, शादी हो जाती, तो फिर तो आप घर में भी आना जाना हो जाता। सही बात। फिर तो कोई टेंशन ही नहीं थी। भाई घर में आए, भाभी को मैं छोड़ाता हूँ, भाभी को मैं ले आता हूँ, डिलीवरी हो रही है, यहाँ ले आते हैं, वहाँ चले जाते हैं, मतलब मूवमेंट्स आपकी ईजिली बढ़ जाती हैं। और उस कंडीशन में जाने के बाद किसी को शक भी नहीं होता। अब मान लो डिलीवरी हो रही है, बहन को आप घर ले आए, उसका हस्बैंड भी घर ही आएगा, वो कहेगा चलो मैं भी बीच में आता रहूँगा, रात को रुकना भी चाहेगा। आप नींद की गोली अगर डाल के ननद को सुला दें तो आप घर में भी इंजॉय कर रहे हैं। तो ये जो दिमाग है, ये जो मानसिकता, ये जो लोग हैं, ये वर्स्ट है। सारी वो बता दी आपने कि आउटकम घर पे जाने के, तो ये सब वर्स्ट है। तो जब इन्वेस्टिगेशन में सब चीज़ें आई तो मैंने कहा कि ये तो हम प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और ये तो पोस्ट मैट्रिमोनियल की तरफ भी चली गई, क्योंकि अब तो एविडेंस इसके खुद के खिलाफ भी जा रहे हैं, आपके ब्रदर को भी दिए जा सकते हैं। तो कहती है बिल्कुल, शादी तो मैं अब क्या करूंगी, लेकिन मैं अपने घर, भाई का घर तो बचाऊं कम से कम। तो भाई का घर बचाने के लिए उसने कहा कि मेरे को जितनी ज़्यादा एविडेंसेस दे सकते हो, शादी तो मैं अब नहीं करनी, चलो कोई बात नहीं, और जैसे वो दिल्ली आएंगे मैं शादी को तोड़ दूंगी और ये बता के तोड़ूंगी। लेकिन मुझे अपने भाई से भी फटाफट कंसल्ट करना है, क्योंकि मुझे अपने भाई को बताना है कि भाभी पीछे क्या कर रही हैं और वो एविडेंस मुझे वहाँ भेजनी है। तो आप संजीव जी जितनी मैक्सिमम एविडेंस 5 स्टार होटल से कलेक्ट कर सकते हो, मैं 5 स्टार से क्या कलेक्ट करना है? उनके बैंक रिकॉर्ड के अंदर है कि उन्होंने होटल में कहते पे किया है, वहाँ पे CCTV हैं, हम लोग वीडियो बना रहे हैं, सुबह बफे में खाना खा रहे हैं, हमारे पास गेस्ट लिस्ट है उनकी जिसके अंदर उनके नाम लिखे हुए हैं, हमारे पास फुटेज है उनकी जो फार्म हाउस पे जा रहे हैं, हमारे पास फुटेज है जो बार में बैठे, इतने सारे एविडेंसेस हैं।
दोपहर को 1 महीने में 4-4 मीटिंग फार्म हाउस में हो रही हैं। शादी से पहले ये 5 स्टार होटल में बैठ रहे हैं, रात को ये जा रहे हैं। एक काम और कर लीजिएगा, जब ये सुबह बफे में बैठे होंगे दोनों, आप कॉल कीजिएगा, हम इनकी कॉल को रिकॉर्ड करेंगे, आपको व्हाट्सएप पे ले लेंगे दूसरे नंबर से। अब व्हाट्सएप पे इनको देखिएगा, ये आपका फ़ोन उठाते हैं और क्या बोलते हैं। आपके फ़ोन पे इनकी वॉइस आएगी। वही हुआ, उन्होंने फ़ोन किया, काफ़ी देर तक ऐसे देखा, साइड में रख दिया, भाभी को दिखाया, कॉल कर रही है यार। ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, सब दिख रहा है, हमारा भी रिकॉर्ड हो रहा है। उसके बाद बार बार फ़ोन मैंने कहा आप बार बार फ़ोन कीजिए, देखिए क्या होता है, क्या रिस्पॉन्स आता है। जब 4-5 बार फ़ोन मारा, अरे भाई मैं मीटिंग में बैठा हूँ, हर वक्त मुझे तुम तंग करती रहती हो, इस वक्त मेरे पास कहते हैं इतना लोड है वर्क का, मैं तुम्हारी बातें सुनता रहूँ। और ये अब सामने भाभी मुस्कुरा रही है और वो ये बोल रहा है और ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। इससे ज़्यादा एविडेंस किसी को क्या चाहिए था? हाँ, सही बात है। चाहे आप कोर्ट में जाए, चाहे म्यूचुअल कंसेंट में जाएं, चाहे कहीं भी जाएं, तो ये सारे एविडेंसेस लाए हम लोग। और ये प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन से पोस्ट मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन की तरफ चला गया। शादी उन्होंने तोड़ी नहीं तोड़ी वो मेरा कंसर्न नहीं था। मेरा कंसर्न था कि प्री मैट्रिमोनियल में उस सब्जेक्ट के बारे में क्लियर करना कि वो इंसान गलत है या नहीं। वो हमने फाइनल कर दिया, एविडेंस दे दिए। अब मुझे लगता है कि वो शादी भी टूट गई होगी या म्यूचुअल कंसेंट पे डाइवोर्स ले रहे होंगे। सर ये क्या हो रहा है दुनिया ऐसे में? लोगों से तो पालना ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। देखो, वैसे एक बात बहुत अच्छी बताऊँ मैं आपको, हमारे देश की 150 करोड़ जनसंख्या है। उसमें से अगर मैं कहता हूँ 200 केस भी ऐसे हो गए, 500 केस भी ऐसे हो गए, तो 150 करोड़ के कितनी परसेंटेज है? 500, आधा परसेंट भी नहीं, 0.00 पॉइंट भी नहीं है। इससे सोसाइटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सोसाइटी में कुछ शिप्स, ब्लैक शिप्स हो सकती हैं, कुछ गलत लोग हो सकते हैं, लेकिन उससे सोसाइटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सोसाइटी अच्छे लोग भी बहुत भरे पड़े हैं, इतने शानदार लोग हैं। कई लोग क्या करते हैं कि अपनी वाइफ को जॉब पे नहीं भेजते हैं कि यार वहाँ जॉब पे जाओगी, वहाँ मेल होंगे, और क्या बेवकूफ़ी है। अरे भाई, जिस लेडी ने कुछ भी करना है, आप उसे कितने भी तालों में रख लो, कितने भी तालों में रख लो, वो करेगी। इससे ज़्यादा बेहतर पता है क्या है? आज़ादी देना। क्योंकि आज़ादी देने से उसको एक अच्छा किक मिलता है कि अब मेरा हस्बैंड मेरे पे कितना विश्वास करता है। जब आपका हस्बैंड आप पे विश्वास करता है तो आप विश्वास तोड़ना नहीं चाहोगे, लेकिन जब आप उसे तालों में रखोगे तो उसकी सिक्स सेंस कहेगी, देख तेरे को मैं दिखाती हूँ कि तालों में रह के भी क्या किया जा सकता है। ईगो है, विद्रोह आ जाता है आदमी के अंदर कि भाई मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। कहते हैं ना, चोर को आप किसी चीज़ का चौकीदार बना दो, वो चोरी होगी नहीं। सही बात है। और चोर से बचाओगे कि तू उस घर में नहीं जाएगा, तू उस कमरे में नहीं घुसेगा। चोर कहेगा अच्छा मैं दिखाता हूँ चोरी कैसे की जाती है, तू बचा। और जब तुमने चौकीदार को बोल दिया कि भाई ये देख चीज़ चोरी होनी चाहिए, तेरी ड्यूटी में है, वो चोरी होगी नहीं। तो आपने अपनी वाइफ को आज़ादी दी, उस पर विश्वास किया, समझ लो 50 से 70% आपने अपनी वाइफ को जीत लिया। और जहाँ आपने अपनी वाइफ पे अंकुश लगाया, शक जाहिर करना शुरू किया, आपने 60-70 रिलेशन ख़राब कर लिए %। ये श्योर हूँ मैं, मेरे 35 साल के एक्सपीरियंस के अंदर मैंने जहाँ भी देखा शक, वहाँ पे लेडीज़ गलत पाई गई हैं। और जहाँ पे देखिए आज़ादी, वहाँ पे मैंने देखा कि लेडीज़ बहुत कम गलत हैं। बट ऑफिस में तो सर बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं गई है ये चीज़, अफेयर्स और ये सब? देखो यार, ऑफिस कल्चर सोसाइटी में। है, देखो सोसाइटी है, कल्चर में होता क्या है कि आप मेल फीमेल एक हॉल में काम कर रहे हैं, एक रूम में काम कर रहे हैं, कैफेटेरिया में खाना खा रहे हैं, सुबह 8 बजे से लेके रात के 8 बजे तक 12 घंटे उस स्टाफ के साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और गप्पे शप्पे सब हो रही है, काम भी कर रहे हैं। और वही लेडी या वही जन जब अपने घर जाता है तो हार्डली वाइफ से आधा 1 घंटा मिलता है, 2 घंटे मिलता है, डिनर करता है, फिर अपने काम में लग जाता है। तो वो जो टाइम है, क्वालिटी टाइम, उसने अपने घर में दिया हार्डली 1 से 2 घंटे। और उस 2 घंटे में भी उसने क्या किया? सब्जी नहीं लाए, ये नहीं लाए, वो नहीं लाए, ये परेशानी, वो परेशानी। उस 2 घंटे में भी परेशानियों की बातें ज़्यादा हुई, काम की बात तो कुछ हुई नहीं।
लेकिन जब आप ऑफिस में आए तो यहाँ पे कोई परेशानी नहीं, आता बस सिर्फ मस्ती है। तो जहाँ मस्ती है वहाँ पे लगता है कि यार ये लोग कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। गलत कुछ नहीं हो रहा है, लोग जी रहे हैं, लोग जी रहे हैं। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर ऐसा हम सोचेंगे वर्क कल्चर पे कि वर्क कल्चर इतना गंदा हो चुका है, फिर तो लेडीज़ आएंगी नहीं। लेडीज़ आएंगी नहीं तो आप सोचो कि अगर किसी भी कंट्री के अंदर मेल और फीमेल में सिर्फ मेल ही काम करे और फीमेल घर संभाल लें, तो यार वो कंट्री तो 50% तो वैसे ही हार गई। सही बात 50% तो पीछे चलेगी वो कंट्री। विश्वास करो अपनी वाइफ के ऊपर, कोई चिंता वाली बात सर ये तो आपने वाइफ के लिए बता दिया कि उन पे जितनी आज़ादी आप दे सकते हो, ट्रस्ट करो, तो वो आपका ट्रस्ट नहीं तोड़ रही। पार्टनर है यार। सेम तो ऐसे मेल के लिए बिल्कुल भी यही है? मेल के लिए। अरे मेल अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, ड्रिंक करते हैं, एंजॉय करते हैं, लाइफ को जीते हैं, और आप उसमें शक ढूंढती हो, बेवकूफ़ी करती हो। हर बार बोलती हो मुझे चलो आज वीडियो कॉल्स होने लगी। आज से 15, 20 साल, 30 साल पहले कहाँ की वीडियो कॉल्स? जो मर्द ने बताया, जो फीमेल ने बताया, वही तो मानोगे ना। तो वही सोच तब वाली अब क्यों नहीं कर सकते आप कि भैया मुझे वीडियो कॉल दिखाओ, कहाँ बैठे हो, कौन दोस्त बैठे हैं? अरे यार 4 दोस्त बैठे हैं, अगर मैं लड़की को छुपाना चाहूँगा तो मैं कहूँगा साइड में हो, दिखा दूंगा। क्या बेवकूफ़ी है? आप कैसे पकड़ लोगे? क्या कहोगे कि उसके पीछे जाके दिखाओ, उसके पीछे जाके दिखाओ? सही बात है। सोच को बदलना पड़ेगा और कुछ नहीं है। आप विश्वास करो अपने पार्टनर के ऊपर। मुझे लगता है पार्टनर पे विश्वास जो भी करेगा, वहाँ चीटिंग होने के चांसेस कम होंगे। कम होंगे, ख़त्म नहीं होते हैं, कम होंगे। आप विश्वास नहीं करोगे, सोसाइटी भी पीछे जाएगी, आपका जो पार्टनर है वो भी कमज़ोर होगा, मेंटली कमज़ोर होगा, आपके लिए इज्जत नहीं करेगा। नेचुरली आपके लिए क्यों कहते हैं वो रखेगा जब आप उस पर हर बात पे शक ही कर रहे हो? तो ये सब सोच है। और सर जैसे आप इस केस में जैसे आप बता रहे थे, ट्रैकिंग करी आपने कि बंदा कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा, किस होटल में गया है, तो ये सब भी नॉर्मल पब्लिक अगर करना चाहे तो कर सकती है? कोई ऐसा है या फिर ये एक प्रोफेशनली कर सकता है? देखो, इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है? इन्वेस्टिगेशन का मतलब है आप अपने इंटेलिजेंस को यूज़ कर रहे हो, ठीक है? इंटेलिजेंस क्या सिर्फ दिमाग के अलावा और कोई चीज़ नहीं है। आपकी स्किल्स होती हैं, आपका एक्सपीरियंस होता है, आपके गैजेट्स होते हैं। तो क्या गैजेट्स, क्या एक्सपीरियंस किसी के पास होता है? बिल्कुल नहीं होता। मुझे पता है कि एक पेंटर कैसे पेंट करता है। मैं पेंट कर सकता हूँ लेकिन मास्टर नहीं बन सकता। मुझे पता है कुक खाना कैसे बनाता है, मैं खाना बनाता हूँ लेकिन मास्टर ऑफ द कुक नहीं हो सकता। मैं मास्टर ऑफ द कुक कब हो सकता हूँ? जब मैं पैशन के साथ और पेशेंस के साथ, एक लंबे एक्सपीरियंस के साथ उस काम को करूँगा, तो मेरे अंदर एक्सपीरियंस आएगा। तो कोई भी आदमी ये सोचे कि मैं जासूस बन जाऊँ, नहीं। आप छोटी मोटी बात, ठीक है जी, वाइफ के मोबाइल में कोई बग डाल दिया, आपने गाड़ी में कोई GPS लगा दिया। हमने ऐसे ऐसे केस देखे हैं। एक जनाब आए हमारे पास कि यार मैं अपनी वाइफ को काफ़ी दिन से ट्रैक कर रहा हूँ, क्योंकि आपने जो पूछा उसकी वजह से ये केस दिमाग में आ गया। तो मैं अपनी वाइफ को काफ़ी दिनों से ट्रैक कर रहा हूँ, वाइफ कहीं ना कहीं इन्वॉल्व तो है लेकिन मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने कहा वेरी गुड, ज़रा ये भी बता दो आप कैसे ट्रैक कर रहे हो दोस्त, और पकड़ क्यों नहीं पा रहे हो? तो क्लाइंट का ये कहना था कि मैं GPS लगाया है, गाड़ी उसकी मॉल के अंदर जाके खड़ी होती है, हफ्ते में 2-3 बार जाती है, लेकिन यार मैंने और कोई मूवमेंट नहीं देखी। और उस मॉल के अंदर कोई ऐसा रूम, होटल भी नहीं है जहाँ पे वो इस तरह की कोई एक्टिविटी कर पाए, लेकिन वो है कुछ गड़बड़। तो मैंने कहा यार आप काहे डिटेक्टिव बन रहे थे, किसी डिटेक्टिव को हायर कर लेते, अब हम देखते हैं। कहता ठीक है, लीजिए आप केस को देखिए, कंटिन्यू कीजिए। हमने उससे पूरी डिटेल्स ली, किस किस मॉल में कब कब गई है, किस किस दिन गई है, कितनी देर उसकी गाड़ी वहाँ खड़ी रही, वो तो पूरी की पूरी डिटेल GPS की उसके मोबाइल पे थी। टीम को बताया, टीम अगली बार उनके पीछे पीछे गई, उसने गाड़ी नीचे खड़ी की। सीट, अब जैसे आप लिफ्ट में एंट्री करते हो तो इमीडिएटली अगर डिटेक्टिव जाएगा तो वहाँ पे एक्सपोजर हो जाएगा, शक हो जाएगा। तो हमने कोशिश की कि भाई थोड़ा सा दूरी बना के रखो। अब वो लेडी लिफ्ट में जाती है, ऊपर जाके किस देख लिया, फ्लोर पे जा रही, सेकंड पे जा रही, थर्ड पे जा रही, उसके बाद वो गायब। 3 बार वो हमसे मिस हुई। मैंने हर बार अपने क्लाइंट से पूछा कि आज हमारी डिटेक्टिव उसके पीछे थे और वो इतने बजे मॉल से निकली है, उसकी गाड़ी क्या लेके आई है वो? भाई कोई परचेजिंग करी होगी ना, कोई शॉपिंग करी होगी।
क्या उसने लंच किया है? भाई लंच भी 6 घंटे कोई गाड़ी पार्क हुई है तो 5-6 घंटे में कुछ तो खाया होगा, और कुछ खाया होगा तो कैश तो कोई खर्चता नहीं आजकल। तो उसने कहीं स्क्रैच किया होगा, कुछ किया होगा, तो उसकी बैंक डिटेल आपके पास होती है, तो आपने कभी देखा? कहता नहीं यार यही तो बात है कि बैंक डिटेल में कभी उसको खर्चते हुए देखा। मैंने कई बार पूछा तो कहती मुझे भूख ही नहीं लगती, थोड़ा बहुत फ्रूट गाड़ी में रख लेती हूँ, वो खा लिया था मैंने। पर वो बता देती है मॉल हाँ, मैं मॉल जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं घर में बोर हो रही हूँ तो मॉल घुमाती हूँ। टीम ने भी कहा सर कुछ नज़र नहीं आया, तो मैं कहा चलो अच्छी बात है कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन मॉल में तो घूमती नज़र आई होगी। किस किस शॉप पे गई थी, कौन से कॉफ़ी शॉप पे कॉफ़ी पीते, कुछ तो बताओ। कह सर दिखी कभी नहीं। मैं कहा ये क्या बात हुई, मॉल के अंदर गाड़ी लगाती है 5-6 घंटे में, कौन सा वो कहते हैं वो कौन सा इंडियन था, कौन सा जो गायब हो जाता है, मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया, वो कौन सी मिस्टर इंडिया है, मिस इंडिया है कि यार गायब हो जाती है, ये हाउ कैन बी पॉसिबल। मैं कहीं ना कहीं तुम कुछ गलती कर रहे हो। क्या करना चाहिए, मैं क्या करना चाहिए बेवकूफ़ों, बाहर जाके एंट्री पे खड़े हो जाओ इस बार। और साथ में गाड़ी जब वो पार्क करेगी, एक लेडी डिटेक्टिव, हर बार लेडी डिटेक्टिव चेंज कर दो इस बार। जब भी वो लिफ्ट में चढ़ती है देखे क्या करती है। तो इस बार लेडी ने उसको बिल्कुल फॉलो करा, एकदम नियर से फॉलो की। और रिकॉर्डिंग भी चल रही है? नहीं, रिकॉर्डिंग यहाँ नहीं चल रही थी, क्योंकि यहाँ पे अकेली घूम रही है, रिकॉर्ड करने पे कहीं एक्सपोजर हो जाए, कोई बात हो जाए तो ख़राब हो जाएगा केस। हर जगह रिकॉर्डिंग नहीं करनी चाहिए कभी भी, रिस्क फैक्टर बहुत होते हैं, और ख़ासकर लेडी केसेस के अंदर। तो लेडी को हमने देखा कि वो लिफ्ट में आई ग्राउंड फ्लोर पे और बाहर निकल गई, और बाहर से उसने ऊबर पकड़ी और चलती हुई नहीं। अच्छा, मैं कह यार ये क्या बात हुई, गाड़ी इसके पास है, बाहर आके इसने ऊबर क्यों ली है, इसका मतलब अब गेम में कुछ इंटरेस्ट आया है। टीम ने बताया सर वो ऊबर चली गई और हम लोग तैयार नहीं थे। मैं कहा नेचुरली आप लोगों को दिमाग में नहीं आया कि वो, आपने सोचा कोई और कार से आएगा, मोटरसाइकिल से आएगा, या अंदर ही घूमेगी, आपके दिमाग में नहीं था। कोई बात नहीं, समझ में आ गया ना क्यों क्या कर रही है। अगली बार अपनी गाड़ियाँ दोनों रोड पे रखो, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, आप इस तरफ की रोड पे खड़े हुए हो और सब्जेक्ट आपका दूसरी तरफ की रोड की गाड़ी पकड़ के चल दिया, आप फिर बेवकूफ़ बन जाओगे, क्योंकि आप जब तक घुमा के लाओगे तब तक तो फरार। हाँ, तो मैं दोनों तरफ गाड़ी रखो इस बार, कहीं तो पकड़ में आएगा। सर्विलेंस में रखा, सोसाइटी में गई, बाहर बंदे ने उसको रिसीव किया, बंदा हमारे को आइडेंटिफाई हो गया। अब लड़की को छोड़ो, अब इस बंदे के पीछे लगो, वही बंदा कौन है। पता चला उसका पुराना आशिक है। अच्छा, उसके यहाँ जाती थी वो, हर बार उसी के यहाँ जाती थी, एक ही के मॉल जा रही है। हाँ, जब भी मॉल जा रही है उसी के यहाँ पे। फिर हमने जितनी भी उसकी ट्रैक करी, वो सब की सब गाड़ी वहाँ खड़ी होती थी, और हर बार वो ऊबर लेके या कोई भी गाड़ी लेकर उसी सोसाइटी में, और वही बंदा। मैंने कहा यहाँ पे ये स्टोरी चल रही है, एक और लाइफ चल रही है, पैरेलल लाइफ चल रही है, और ये क्लाइंट कभी नहीं पकड़ सकता था। क्योंकि क्लाइंट अगर मान लो मॉल में भी चल जाता, तो मॉल में कैसे उसके साथ लिफ्ट में जाता, हस्बैंड है, 1 मिनट में एक्सपोज हो जाता, वो ये नहीं सोच पाता कि बाहर आके कोई गाड़ी पकड़ेगी। तो डिटेक्टिव का उसने 1% तो किया, लेकिन 100% डिटेक्टिव ही काम कर सकता था, क्योंकि उसके पास स्किल है, उसके पास टीम है, उसके पास सब कुछ है, क्योंकि उसका वो काम है, उसका पैशन है, उसका एक्सपीरियंस है। सर और किसी केस पे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ क्या कभी ऐसा हुआ है कि जैसे इतनी शॉकिंग रियलिटी किसी को अपने इतने साल के पार्टनर के साथ पता चल जाए, और कई लोग, कभी ऐसा होता है आपने देखा है कितने साल के एक्सपीरियंस में कि कोई सुसाइड कर ले, या फिर अगर ऐसे केस में मान लो कोई सुसाइड कर ले और सुसाइड लेटर पे ये लिख दे कि मैं इस वजह से सुसाइड कर रही हूँ, क्या उस अगले बंदे को फिर पनिशमेंट के लायबल होता है वो? एक बात समझनी होगी इस पूरे देश को, मैंने पिछले 35 साल के अंदर कम से कम ज़्यादा नहीं तो 100-150 केस इन्वेस्टिगेट किए हैं, मर्डर्स के ऊपर, सुसाइड के ऊपर, अबैटमेंट ऑफ सुसाइड के ऊपर। हमारे देश के अंदर जब भी महिलाएं सुसाइड करती हैं, उस सुसाइड के एक तरफ होता है मर्डर और दूसरी तरफ होता है अबैटमेंट ऑफ सुसाइड। वो क्या होता है सर? सुसाइड को समझना होगा। सुसाइड होता है कि आप मेंटली टॉर्चर हो रहे थे, आप परेशान थे, आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम थी, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, आपको कोई और इशू था, आप जीवन से ऊब गए थे और आपने सुसाइड कर लिया। अबैटमेंट ऑफ सुसाइड होता है कि आप एक ऐसे इंसान से प्यार करते थे जो आपको टॉर्चर कर रहा था, आपसे शादी नहीं करना चाहता था, आपको ब्लैकमेल कर रहा था, और या आपने जिससे शादी कर ली, आपके हस्बैंड आपको टॉर्चर कर रहे थे, आपको तकलीफ़ दे रहे थे,
अब जब ये सारी बातें होती हैं और लेडी को लगता है कि मैं इस दुनिया में क्यों रहूं, मेरे इन लॉज ऐसे हैं, मेरा परिवार ऐसा है, मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, और इस प्रेशर में आके जो सुसाइड करती है वो सुसाइड नहीं है, वो अबैटमेंट ऑफ सुसाइड है। अबैटमेंट ऑफ सुसाइड का मतलब कि किसी को उस स्टेट तक ले स्टेज जाना तक पहुंचा दिया कि वो इंसान खुद सुसाइड कर ले, मरने को तैयार हो गया। तो आपने उसकी हत्या एक तरीके से मनोवैज्ञानिक तरीके से करी, आपने उसको टॉर्चर किया, किसी को पता नहीं चला। बट आपने ये उसको पनिशेबल है। बिल्कुल पनिशमेंट, यही तो बात है। सुसाइड में पनिश नहीं होता, अबैटमेंट ऑफ सुसाइड में पनिश होता है। अब सुशांत का केस ले लें अगर हम लोग, क्या इस दुनिया में किसी को ये कोई मानेगा कि एक ऐसा कलाकार, युवा कलाकार, ऐसी दुनिया में इतना नाम कमाने वाला कलाकार और शानदार कलाकार, वो सुसाइड कर लेगा? खामा सुसाइड कर लेगा? क्यों करेगा भाई? किसी ने माना भी नहीं मेरे हाँ, ख्याल से। क्यों करेगा? तो क्या उसकी हत्या हुई? लोगों के पास ये स्ट्रॉन्ग एक वजह थी कि यार हत्या हो सकती है। तो दोपहर का टाइम है, वो एक बहुत लंबी स्टोरी है, उस पर मैंने बहुत इन्वेस्टिगेशन की है, बहुत स्टेज पे बताया है कि वो सुसाइड था, लेकिन वो सुसाइड अबैटमेंट ऑफ सुसाइड था। अबैटमेंट ऑफ सुसाइड कि किसी को इतना ज़्यादा प्रवोक कर देना, किसी को इतना ज़्यादा तकलीफ़ में डाल देना। आपकी गर्लफ्रेंड चली गई है, आपको केस नहीं मिल रहे हैं, आपको फिल्में नहीं मिल रही हैं, आपकी फिल्में छिन रही हैं, कोरोना चल रहा है, आपको कहते हैं कुछ ऐसी चीज़ें दवाइयाँ लेने की आदत है जिससे आप थोड़ा सा अपना मेंटल कहते हैं स्टेबिलिटी खो रहे हो। इतने सारे ट्रॉमास इकट्ठे होके ब्लास्ट करते हैं और आदमी कहता है यार ऐसी लाइफ को मारो लात। लेकिन लात मारो मतलब अपनी हत्या करो भाई। सुसाइड अपनी हत्या ही तो करना है। आपने किसी की हत्या नहीं की, अपनी तो हत्या की ना। तो जब आप अपनी हत्या कर रहे हो तो किसी के प्रेशर में आके कर रहे हो। वो जो प्रेशर है उसके लिए वो लायबल है, जो प्रेशर दे रहा है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसके प्रेशर की वजह से आपने अपनी हत्या करी है। आपने किसी और की हत्या नहीं की, अपनी हत्या कर ली। एक आदमी मरता है, कोई भी अपने आप को मारता है, तो उसके साथ उसका परिवार, उसके दोस्त, कितने लोग मरते हैं, कितने लोगों को तकलीफ़ होती है, कितने लोग जीते हैं लेकिन जीते जीते लगता है कि बस मज़ा नहीं आया, जीवन बेकार हो गया। तो ये अबैटमेंट ऑफ सुसाइड है। अब होता क्या है हमारे देश में, जितने भी लेडीज़ को मारा गया, कत्ल किया गया, उसको सुसाइड की तरफ ले जाया जाता है। सुसाइड की तरफ क्यों ले जाया जाता है? कि जी ये टेंशन में थी, डिप्रेशन में थी, परेशान थी और इसलिए इसने सुसाइड कर लिया, और इसको प्रूव करने की भी कोशिश की जाती है। ट्विशा का केस उठाएं अगर हम, ट्विशा के केस के अंदर सबसे पहले उसकी मदर इन लॉ ने क्या कहा? वो ड्रग लेती थी जी, उसके रिलेशन थे जी कहीं, वो टेंशन में थी जी कहीं, एविडेंस एक नहीं लगाई। आपने नैरेटिव बनाना शुरू किया मीडिया के सामने ताकि मीडिया उधर को चले जाए, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि भाई जिस दिन आपकी डॉटर इन लॉ सुसाइड कर रही है, आप पूरी दुनिया को मोबाइल पे कॉल करती फिर रही हैं और उस सब के सब बड़े नामी लोग हैं, आप उसके माता पिता को कॉल क्यों नहीं कर रही हैं कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया, जल्दी आइए? आप SHO को क्यों कॉल कर रही हैं? आप डॉक्टर को क्यों कॉल कर रही हैं? वो डॉक्टर क्या डॉक्टर है जिसको ये नहीं पता कि सुसाइड हुआ है, आला हथियार जिससे वो लटक के मरी है वो मेरे सामने आया नहीं, और मैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये लिख के दे रहा हूँ कि ये लिटरेचर है, ये लिटरेचर इतने साइज है और इससे मौत हुई है। अरे भाई आला हथियार तेरे पास है नहीं। वहाँ का कमिश्नर बोल रहा है कि जी वो कहते हैं जो बेल्ट थी या रस्सी थी वो हमारे माल खाने में थी, वो हम देना भूल गए, कहते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के डॉक्टर को। अरे पोस्टमार्टम डॉक्टर को आप देना भूल गए, ये आपकी गलती। डॉक्टर ने ये कैसे नहीं याद किया कि भाई मेरे को वो तो दो जैसे वो लटक के मरी है। तो मतलब डॉक्टर भी बेवकूफ़, आप भी बेवकूफ़ नहीं। यहाँ पे कहीं सेल्फ इंटरेस्ट काम कर रहा है किसी ना किसी का, ये समझना चाहिए। तो इसको आप सुसाइड की तरफ ले जाओ। अब ये अबैटमेंट ऑफ सुसाइड है, इसे सुसाइड की तरफ ले गए क्योंकि वहाँ पे सारे के सारे कानून के तो विद्वान है ना, कोई जज रहा है रिटायर, कोई वकील है। तो सुशांत के केस में भी ऐसा ही कुछ हुआ है? सुशांत के केस में उसके ऊपर प्रेशर डेवलप बहुत प्रेशर डेवलप हुआ होगा, और जब प्रेशर डेवलप हुआ होगा आदमी कई बार स्वाभिमान। देखो सुसाइड में एक चीज़ और भी बहुत अच्छी है, अच्छी तो खैर नहीं कहूँगा कि लोग मर रहे हैं, लेकिन अच्छी इसलिए कह रहा हूँ कि वो बहुत स्वाभिमान लोग होते हैं यार। वो ऋण के मरने की जगह लात मारते हैं जीवन को। कितने लोग अपने जीवन को लात मार सकते हैं दुनिया के अंदर? बहुत बड़ा दिल चाहिए,
किसी को कहा जाए कि यार तू लटक के, सोच के ही उसको कांप जाएगा वो। और एक आदमी पूरी तैयारी करता है लटकने की, मतलब वो स्टेट ऑफ माइंड क्या होता होगा, कितनी टेंशन में वो इंसान होता होगा, और वो कितना स्वाभिमान होता होगा कि मैं नहीं जीता इस जीवन को। मरना तो आखिर सब नहीं है ना, हम आज सब बैठे हैं, दुनिया है, ये सब एक दिन निकल जाएगी 10-20 साल 40 साल के बाद। लेकिन एक आदमी में आज निकलना है तो ये उसका स्वाभिमान भी होता है। लेकिन सुसाइड नहीं करना चाहिए। मज़ा तब है जब जीवन से लड़ो, और खूब लड़ो। जीवन तो लड़ने के लिए है। स्ट्रगल का भी एक मजा है सर, टफ से टफ सिचुएशन का आप भी एक लड़ोगे मजा तो है। जीतोगे। करेक्ट। भाई जीत का, जैसे आपने लड़ना शुरू किया तो 50% तो साबित हो गया कि आप जीतोगे, 50% साबित हो गया क्योंकि आपने लड़ना शुरू कर दिया है। बाकी आपकी लड़ाई का तरीका बताएगा कि आप 100% जीतोगे। और वहां से सर रियलाइज भी होता है कि इतनी मुश्किल नहीं थी सिचुएशन से डील करना, कि इतना सोच लिया सुसाइड के बारे में, सुसाइड कर लो। जब लड़ते हो तब पता लगता है कि ज्यादा बड़ी इसके लिए एक बड़ी ना साइकोलॉजी है। हम इस कमरे में बैठे हुए हैं, हर चीज़ दिख रही है, सारी लाइटें बंद कर दो, अचानक आपकी आंखों में अंधेरा छा जाएगा। करेक्ट। ठीक, फिर वहाँ पे एक छोटी सी मोमबत्ती जलाओ और आधे घंटे बाद इस कमरे को देखते रहो, आपको हर चीज़ साफ साफ दिखने लगेगी उस छोटी सी रोशनी से। जबकि आपको अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन कहीं से तो वो रोशनी क्या है? वो रोशनी है आपकी कोशिश। आप कोशिश तो करो, थोड़ी सी रोशनी की कोशिश करो, सब दिखेगा। कदम तो बढ़ाओ, एक कदम बढ़ाओगे 1 किलोमीटर के लिए तो 999 कदम रह गए ना, एक कदम तो आपका बढ़ गया ना। अब आप एक कदम बढ़ाते नहीं हो, कहते अरे 1 किलोमीटर में कैसे पार करूँगा? एग्जैक्टली आप पार नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने एक कदम भी नहीं बढ़ाया। लेकिन अगर आपने एक कदम भी बढ़ाया तो आपने 999 कदम रह गए बस। आपकी गिनती कम होनी शुरू हो चुकी है। मेहनत करो, कोशिश करो। ऑल राइट सर, मज़ा आ गया आपके साथ बात करते हुए, वक्त का पता नहीं चलता। और हम अब ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आज आपका बर्थडे है, आई एम श्योर फैमिली के साथ आपको ये तो आपने मुझे बधाई दिया। celebrate करना होगा। आप भी भूल गए आपका बर्थडे, मुझे लगा। भाई हम इतने प्रोफेशनल पैशन के साथ काम करते हैं कि जब हम काम पे हैं तो फिर सभी भूल जाते हैं, खाना पीना भी भूल जाते हैं। पर ये तो आज हमने देख लिया, और उम्मीद है जनता को मज़ा आया होगा। अगर आपको मज़ा आया तो ज़रूर अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिए। जैसा कि हमने कहा था स्टार्टिंग में, अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट तीनों का कॉम्बो हम आपको सर्व करेंगे। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा उसमें। अगर आपको सर से किसी भी प्रॉब्लम के रिलेटेड कनेक्ट करना है तो हम आपका थोड़ा काम आसान कर देते हैं। सर की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। सर का इंस्टाग्राम स्क्रीन पे फ्लैश हो ही रहा था, आप रीच आउट कर सकते हैं। और सर आप जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से? दोस्तों, विश्वास करना सीखो। दुनिया बहुत अच्छी है, इतनी बुरी भी नहीं है, लेकिन हाँ आंखें खुली रखो यार, आंखें खुली रखनी होगी, विश्वास करना सीखो। और आंखें ऑल राइट दोस्तों, इसी अच्छे नोट पे ख़त्म करते हैं पॉडकास्ट। बाय बाय, टेक केयर।